पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रोटेक्शंस देखी थी, कैसे स्टैक बफर ओवरफ्लो को रोका जा सकता है। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन थी NX, नो एग्जीक्यूट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे उस प्रोटेक्शन को बाईपास कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टेक्निक कॉल्ड रॉप, जिसकी फुल फॉर्म है रिटर्न ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये मेरी बहुत फेवरेट प्रोटेक्शन है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आप जितनी भी एडवांस टेक्निक पढ़ने वाले हो, कोई भी एडवांस टेक्निक होगी, वो सारी रॉप के बेस पे ही होंगी। ठीक है, रॉप की म्यूटेशंस होंगी, रॉप से ही निकली होगी। अगर आपको रॉप समझ आ गया तो सब समझ आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो रॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर समझना। और अगर आप एक इंटरेस्टिंग बात समझोगे तो जिस जने ने NX को डिस्कवर करा था, जिस जने ने बफर ओवरफ्लो को प्रोटेक्ट करने के लिए NX बनाया था, उसी जने ने उसको बाईपास करने के लिए रॉप को ढूंढा। ठीक है, रॉप टेक्निक को ढूंढा कि कैसे हम NX को बाईपास कर सकते। तो वो बहुत अच्छे रिसर्चर थे और इस वीडियो में हम जो भी बाइनरी यूज करने वाले हैं, ठीक है, रॉप के लिए, वो सारी आपको मेरे गिटहब पे मिल जाएगी। ठीक है, जरूर उसकी प्रैक्टिस करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो इस चैलेंज में अगर आप लोग देखोगे, हमारे को एक बाइनरी दी गई है रॉप नाम से, ठीक है, जिसपे SUID बिट सेट है। टास्क हमारा सेम है, हमारे को इस बाइनरी को एक्सप्लॉइट करके रूट यूजर का शेल लेना है। हम है यूजर हेल्थ सेंटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में प्रोटेक्शंस देखी थी, तो इसलिए यहाँ पे हम थोड़ी सी प्रोटेक्शन देख लेते हैं रॉप बाइनरी पे क्या क्या प्रोटेक्शन सेट है। तो अगर आप देखोगे तो हमने पिछली वीडियो में समझा था कि अगर किसी पे NX अनेबल्ड हो, इसका मतलब स्टैक के अंदर शेल कोड रख के एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। हमने पिछली वीडियो में देखा था, क्योंकि उसकी एग्जीक्यूट परमिशन हटा दी जाती है। आप राइट कर सकते हो, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो यहीं पे कैंसिल हो जाता है कि आप इस बाइनरी पे रिटर्न टू शेल कोड टेक्निक का यूज ही नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम रॉप को डायरेक्टली रन करते हैं, बाइनरी का एनालिसिस कर लेते हैं कि रॉप बाइनरी कर क्या है। एंटर मारते हैं तो ये बोल रहा है एंटर डेटा, तो मैं यहाँ पे ए डाल देता हूँ और नॉर्मली बहुत सिंपल सी बाइनरी यहाँ पे एंड हो गया बाइनरी का, है ना। तो अब मैं डायरेक्टली क्या काम करूंगा, इसको GDB में खोलूंगा, सबसे बढ़िया टूल है एनालिसिस के लिए। उसके बाद मैं इन्फो फंक्शंस करूंगा इसके ऊपर। अब इन्फो फंक्शंस करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे 3 ही यूजर डिफाइंड फंक्शन है फ्रेम डमी के नीचे। ठीक है, एक है मेन, एक है इनिट, एक है कॉल मी। इनिट हमारे को पता है, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। इनिट फंक्शन किस लिए होता है, बस इनिशियलाइज करने के लिए, यानी कि जो आपकी UID है उसको UID के इक्वल करने के लिए। तो आपको अगर रूट यूजर का शेल मिलता है तो आपकी UID भी रूट की हो जाएगी, इसलिए इस तरीके से करा है। हमारे को इसकी टेंशन लेनी नहीं है। अब हमारे लिए मेन 2 फंक्शन है, कॉल मी और मेन। तो सबसे पहले मैं मेन की डिसअसेंबली देख लेता हूँ, मेन। ठीक है, तो मेन का बहुत सिंपल सा कोड है, इसके लिए मेरे को डीकंपाइलर खोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको असेंबली में हाथ थोड़ा तंग है आपका, तो आप डीकंपाइलर बिल्कुल खोल सकते हो बिना झिझक। ठीक है, आप चाहे बाइनरी निंजा खोल लो, आइडिया खोल लो, गीटरा खोल लो, आपकी मर्जी है। तो इनिट फंक्शन को सबसे पहले कॉल करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे printf को कॉल करता है। स्ट्रिंग आप समझ सकते हो कौन सी स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा होगा printf से, जो एंटर डेटा स्ट्रिंग, एक ही चीज प्रिंट हो रही है, एंटर डेटा, वो इससे प्रिंट हो रही होगी। उसके बाद इनपुट लेता है गेट्स फंक्शन से। बस ये इतना नॉर्मल सा बहुत बेसिक सा काम है। गेट्स फंक्शन हमारे को पता है वनरेबल है, क्योंकि कोई लिमिट सेट नहीं करता है कितना इनपुट लेना है। लेकिन जो स्टैक में लिमिट होती है ना, हम डेटा की बताते हैं कि मैं 30 कैरेक्टर की स्ट्रिंग लूंगा, लेकिन गेट्स ऐसा कुछ नहीं होता। गेट्स 40 कैरेक्टर की स्ट्रिंग भी ले सकता है। तो स्टैक में लिमिटेड जगह है, इनपुट हम बहुत सारे ले रहे, तो ओवरफ्लो बड़े आराम से हो सकता है। समझ गए इस बात को, ये तो बहुत इजी थी। नेक्स्ट फंक्शन था हमारा कॉल मी, उसको भी देख लेते हैं। कॉल मी फंक्शन में अगर आप देखोगे तो ये काफी अच्छा फंक्शन है, क्योंकि इसमें सिस्टम को कॉल हो रहा है और हमारे को पता नहीं किस कमांड के साथ कॉल हो रहा है। तो शायद ये बिन फंक्शन की तरह ही ना हो कि इसके अंदर बिन SH भी लिखा हो, तो ये डायरेक्टली हमारे को शेल दे दे। ऐसा होगा तो हम सीधा रिटर्न एड्रेस को ओवरराइट करके इस फंक्शन को कॉल कर देंगे कॉल मी, तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमारे को पहले चेक करना पड़ेगा, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही काम करता है, हमारे को शेल देगा या नहीं देगा। तो अगर मेरे को चेक करना है कि ये फंक्शन क्या काम करना है, तो मुझे पहले कोड को यहाँ लाना पड़ेगा और इसको कोई कॉल नहीं कर रहा। मतलब आप देखोगे कहीं पे भी कॉल मी फंक्शन को कॉल नहीं लगी, तो हमारे को खुद इस पे ले जाना पड़ेगा कोड को। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप इस एड्रेस को कॉपी कर लो जहाँ पे आपको जाना है। ठीक है, ये एक GDB की छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ। ब्रेक करो मेन पे, ब्रेक मेन, उसके बाद आप रन कर दो प्रोग्राम को। प्रोग्राम रन हो गया, आप मेन फंक्शन पे आ जाओगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या काम करो, सेट कर दो $RIP इक्वल टू वो एड्रेस के। ठीक है, RIP रजिस्टर क्या काम करता है, हम $RIP इसलिए लिख रहे हैं, ये रजिस्टर का नाम है। RIP रजिस्टर हमने देखा था असेंबली वाले में। RIP रजिस्टर बताता है कौन सा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है। तो मैं इसको वहां पे ले जा रहा हूँ, सीधा कॉल मी इंस्ट्रक्शन पे ले जा रहा हूँ। तो क्या हुआ, हम जो करंट कॉल मी फंक्शन के अंदर आ जाएंगे, आप देखोगे तो यहाँ मैजिक हो गया, हम कॉल मी फंक्शन के अंदर आ गए। अब बस हम NI करके एग्जीक्यूट करके इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं कि कौन से इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं। हमारा मेन काम बस इस इंस्ट्रक्शन से कि हम देखना है सिस्टम में कौन सा कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है। NI करते जाते हैं काफी सारी बार, आप देखोगे तो शायद हम आ गए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखोगे सिस्टम फंक्शन पे हम आ चुके हैं और आप देखोगे तो यहाँ पे कौन सी स्ट्रिंग इसको आर्ग्यूमेंट में पास हो रही है, LSLA, जो कि हमारे किसी काम की नहीं है। तो जैसा मैंने सोचा था कि बिना ऐसे क्या पता ये एग्जीक्यूट कर रहा हो, तो ऐसा नहीं हो रहा है जैसा मैंने सोचा था। और मैं आप लोगों से एक छोटी सी जल्दी सी चीज पूछता हूँ कि जल्दी से बताओ आर्ग्यूमेंट्स किस रजिस्टर के अंदर होते हैं। ये सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है, हमने असेंबली के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा था कैसे आर्ग्यूमेंट्स एक फंक्शन को पास होते हैं, सिस्टम कॉल को पास होते हैं। तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट किस रजिस्टर के अंदर जाता है,
तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट आरडीआई रजिस्टर के अंदर जाता है। आप देख रहे हो आरडीआई रजिस्टर एक स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है जो कि है ls-la। अगला कोई दूसरा आर्ग्यूमेंट भी होता तो आरएसआई के अंदर जाता, कोई तीसरा होता तो आरडीएक्स, ऐसे जाते हैं, ठीक है, एक एक जगह पे रखे रहते हैं। लेकिन सिस्टम फंक्शन सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट लेता है, वो आरडीआई रजिस्टर के अंदर आ गया है ls-la, ठीक है। ये हमारे काम आने वाली ये वाली नॉलेज इस वीडियो में। अब यहाँ पे हमने जो सोचा था वो तो एग्जैक्ट नहीं हुआ, तो अब हमारे को यहीं पे यूज आता है रिटर्न ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि रॉप का, ठीक है। क्योंकि ये विन फंक्शन अगर हमारे को डायरेक्ट मिल जाता तो ये तो रेड टू विन टेक्निक हो जाती है, हमारा काम नहीं आता। अब रॉप टेक्निक हम समझ लेते क्या होती है। रॉप टेक्निक में हम क्या काम करते हैं, प्रोग्राम के छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर अपनी मर्जी का काम कराते हैं। विन फंक्शन तो एक डायरेक्ट एक फंक्शन होता है जिसके अंदर सारा कोड लिखा है, आपको बस वहां पे कोड ले जाना है और आपका काम बूम डन, आपको शेल मिल जाएगा। रॉप में हम क्या काम करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े जोड़ते हैं। जैसे कि हम क्या काम करेंगे रॉप की मदद से, सबसे पहले हम रिटर्न एड्रेस को ओवरफ्लो करने के बाद एक ऐसी जगह पे जाएंगे जहां से हम आरडीआई की वैल्यू को, जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है आरडीआई की वैल्यू को बिन एसएच कर पाए। किसी तरह ऐसा कोड ढूंढेंगे, पूरी बाइनरी के अंदर कोई ऐसा कोड ढूंढेंगे जिससे हम आरडीआई की वैल्यू को बिन एसएच कर पाए। फिर वहां से हम जंप करेंगे दूसरी जगह, जो कि होगा कॉल करो सिस्टम फंक्शन को, फिर कॉल होगा सिस्टम फंक्शन। तो आप देख रहे हो हम छोटे छोटे चेन बनाएंगे इसके लिए। सबसे पहले हमारे को कोई ऐसा असेंबली का कोड ढूंढना पड़ेगा जिससे हम आरडीआई की वैल्यू चेंज कर पाए। उसके बाद हमारे को ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां पे बिन एसएच स्ट्रिंग मिले, है ना, वो भी होनी चाहिए इस बाइनरी के अंदर, तभी हम ये टेक्निक कर पाएंगे। उसके बाद हमारे को ये ढूंढना पड़ेगा कि सिस्टम फंक्शन को कहां से कॉल लग रही है, हम वो वाला एड्रेस ढूंढ के कॉल लगाएंगे। तो आप देख रहे हो छोटे छोटे टुकड़े जोड़ेंगे हम इसके अंदर, बाइनरी के छोटे छोटे कोड निकाल निकाल के जोड़ के एक पूरा चेन बना देंगे हम, जिससे हम इस बाइनरी को एक्सप्लॉइट करेंगे। इसे हम कहते हैं रॉप, रिटर्न ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो इसका एक्सप्लॉइट लिखना शुरू करते तो आपको बिल्कुल इमेज क्लियर हो जाएगी, हाँ मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं करूंगा vim exploit.py। अब मैंने नॉर्मल से यहाँ पे जो हर वीडियो में लिखते ही हैं शिबैंग लाइन, और यहाँ पे लिख दिए स्टार्टिंग लाइन फ्रॉम बोन इम्पोर्ट एवरीथिंग। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जो हर वीडियो में हम काम करते हैं, elf इक्वल्स टू context.binary इक्वल्स टू elf, ठीक है। और यहाँ पे अपनी बाइनरी का नाम दे देंगे, जो भी हमारी बाइनरी जो कि रॉप नाम से, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, हमने एक एल्फ ऑब्जेक्ट बना लिया, यानी कि हम पॉन्टूल्स को बता रहे हैं कि इस जो एल्फ है, ये वाली जो एल्फ फाइल है, इसको पूरा एनालाइज कर लो एग्जीक्यूटेबल को, ठीक है। और उसको दो वेरिएबल के हम इक्वल कर रहे हैं, एक है कॉन्टेक्स्ट डॉट बाइनरी और एक है एल्फ। इसको आप अलग अलग लाइन में लिख सकते हो, मैं एक लाइन में लिख रहा हूँ शॉर्ट करने के लिए कोड को, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट डॉट बाइनरी क्या काम करेगा, ये पॉन्टूल्स को बोलेगा इस बाइनरी को पूरा एनालाइज कर लो, और फिर वो समझ पाए ये किस आर्किटेक्चर की बाइनरी है, ठीक है, और हम किस बाइनरी की बात कर रहे हैं, मतलब वो पूरे अच्छे से एनालाइज कर लेता है। तो आप ये दो चीजें अगर पॉन्टूल्स को दोगे तो पॉन्टूल्स पूरा बाइनरी को पढ़ लेता है, उसकी एक एक चीज अपने अंदर बसा लेता है ताकि हम उसको आगे यूज कर पाए, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लिखेंगे IO इक्वल्स टू प्रोसेस। इस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले। यहाँ बाइनरी का नेम देने की कोई जरूरत नहीं है, पॉन्टूल्स को पहले ही बता चुके हैं हम किस बाइनरी की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डॉट बाइनरी लिखा था। वो समझ जाएगा कि हम इस बाइनरी की बात कर रहे हैं, इस प्रोसेस को स्टार्ट करो, इस बाइनरी को स्टार्ट करो। उसके बाद अगली चीज जो मैं लिखता हूँ नॉर्मली IO.send लाइन, और जो हमारा पेलोड है वो सेंड करो, ठीक है। पेलोड अभी हम बनाएंगे, और लास्टली जब पेलोड सेंड करने के बाद हमारे को शेल मिलेगा, वो शेल हमारे को इंटरैक्ट करने के लिए दे दो, इंटरैक्ट। अब आता है मेन काम, पेलोड बनाना। सबसे मेन वही होता है, ये तो नॉर्मल होता है हर बार। अब आता है पेलोड। पेलोड में हमारे को एक ऐसी चेन बनानी है जिससे हम शेल ले पाए, है ना। तो सबसे पहली चीज आती है कि रिटर्न एड्रेस को कितनी बाइट से ओवरफ्लो करना है, जो कि अभी तक हमने नहीं ढूंढा, मैं भूल गया। तो सबसे पहले हम वही कर लेते हैं। तो GDB में इस बाइनरी को खोल लेते हैं, ठीक है। साइक्लिक से एक पैटर्न जनरेट कर लेते हैं, मान लो 120 का, ठीक है। और अगर आपको अभी भी ये साइक्लिक वगैरह चीज समझ नहीं आ रही तो प्लीज मेरी पिछली वीडियो देख लेना रेड टू शेल कोड में, उसमें मैंने ये सब समझा दिया। मैं बार बार बेसिक्स नहीं कवर करना चाहता, क्योंकि जितनी एडवांस टेक्निक्स पढ़ते जाएंगे और मैं बार बार बेसिक्स कवर करता रहूंगा, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ बाइनरी को, मैं डेटा ये जो 120 बाइट्स है इसको पेस्ट करूंगा। ये प्रोग्राम जो है सेगमेंटेशन फॉल्ट देगा कि मैं इस एड्रेस को नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे को कहाँ जाना है, और यही हमारे को चाहिए। तो मैं RSP जो है स्टैक पॉइंटर, उसकी वैल्यू कॉपी कर लूंगा 4 बाइट्स। इससे मुझे पता चल जाएगा कि हम कितनी वैल्यू पे क्रैश कर रहे हैं। साइक्लिक डैश L यहाँ पेस्ट करेंगे तो आपको दिख जाएगा 40 ऑफसेट है, यानी कि 40 के बाद मैं जो भी लिखूंगा वो रिटर्न एड्रेस पे लिखा जाएगा। यहाँ पे अब हमारे को क्या करना है, साइक्लिक 40। सबसे पहले हमारे को पता है साइक्लिक 40 देना है, ये हमारा काम हो गया है। उसके बाद अब हमारे को देना है कि कहाँ पे हमारे को सबसे पहले जाना है। अब सीधा जो भी हम लिखेंगे यहाँ पे वो रिटर्न एड्रेस पे जाएगा। तो पैक लिखना पड़ेगा सबसे पहले, लिटिल एंडियन में पैक करने के लिए डेटा को, है ना। उसके लिए आपको यहाँ पे P64 या P32 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम कॉन्टेक्स्ट डॉट बाइनरी बता चुके हैं, तो वो समझ जाएगा कि 64 बिट फॉर्मेट में डेटा को पैक करना है। अब हम ऐसे कोड पे रिटर्न करना चाहते हैं, ऐसे असेंबली के इंस्ट्रक्शन पे रिटर्न करना चाहते हैं जहां पे मैं आरडीआई की वैल्यू को चेंज कर पाऊं। मेरे को आरडीआई की कुछ ऐसी वैल्यू करनी जिससे वो बिन एसएच हो जाए, है ना। वही पहला आर्ग्यूमेंट होता है सिस्टम फंक्शन के लिए। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे को एक बढ़िया सा टूल की जरूरत पड़ेगी जो हमारे लिए काम करके देगा, ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूँ क्या टूल है। तो आपको लिखना है pip3 install, ठीक है, rop गैजेट, ठीक है, ये इसका नाम है रॉप गैजेट। pip3 install rop गैजेट, इसको इंस्टॉल कर लो अपने सिस्टम पे, बहुत बढ़िया टूल है, आपको बढ़िया लगेगा ये। तो ये क्या काम करता है,
रॉप गैजेट क्या काम करता है, गैजेट्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमारे को ये समझना पड़ेगा। रिटर्न ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक टर्म होती है गैजेट्स। गैजेट्स का मतलब बस वही होता है जो छोटे छोटे कोड की हम बात कर रहे हैं ना, जिन छोटे छोटे कोड को हम जोड़ जोड़ के अपना पूरा एक एक्सप्लॉइट बनाएंगे, उन छोटे छोटे पीस ऑफ कोड को हम गैजेट्स कहते हैं कि हम इन गैजेट्स का यूज कर रहे हैं हैक करने के लिए, आप ऐसे समझ सकते हो ना। तो हम इनका यूज करेंगे, रॉप गैजेट टूल का मैं यूज करूंगा, रॉप गैजेट डैश डैश बाइनरी देंगे, किस बाइनरी की हम बात कर रहे हैं, रॉप। तो अब आप देखोगे ये क्या काम करेगा, इसके अंदर से इसने छोटे छोटे बहुत सारे कोड के पीस निकाल के मुझे दे दी, आपके काम जो भी आए आप उसका यूज कर सकते हो, सबके एड्रेस भी मुझे निकाल के दे दिया। हमारे को ऐसा कोई चाहिए जो RDI की वैल्यू चेंज कर रहा हो, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये हमारे काम का बहुत अच्छा गैजेट है, पॉप RDI, और उसके बाद रिटर्न करेगा। पॉप RDI फंक्शन क्या काम करता है, पॉप इंस्ट्रक्शन मैंने बताया था स्टैक वाली वीडियो में, पॉप क्या काम करता है, स्टैक से एक वैल्यू निकाल के और जो भी रजिस्टर इसके आगे दिया होगा उसके अंदर रख देगा। तो स्टैक में आप जो भी वैल्यू लिखोगे वो यहाँ से उठाएगा और RDI के अंदर डाल देगा। तो अगर मैं स्टैक के अंदर लिख दूंगा बिन एसएच, तो ये बिन एसएच उठा के RDI के अंदर डाल देगा। हमारे को यही तो चाहिए था तब से, तो सबसे बढ़िया चीज हमारे को मिल गई। तो हमारे को ये वाली चीज चाहिए थी, हमारे को मिल गई। लेकिन एक बात याद रखना, सिस्टम फंक्शन जो है स्ट्रिंग का पॉइंटर लेता है, यानी कि आप डायरेक्ट RDI के अंदर बिन एसएच नहीं लिख सकते, आपको एक ऐसा पॉइंटर देना पड़ेगा, एक ऐसा एड्रेस देना पड़ेगा जो बिन एसएच को पॉइंट कर रहा हो। तो उसके लिए हमारे को देखना पड़ेगा कि इस बाइनरी के अंदर कहीं पे बिन एसएच नाम की स्ट्रिंग है या नहीं है। तो मैं इसको रन करूंगा GDB के अंदर, ठीक है, Ctrl+C कर दो। उसके बाद पॉन डिबग के अंदर एक चीज आती है बढ़िया सी, सर्च कमांड। तो आपको लिखना है सर्च, और उसका मैं दे दूंगा बिन एसएच, सर्च करो इस पूरी बाइनरी के अंदर बिन एसएच है या नहीं। सर्च करेंगे तो अब आप देखोगे हमारे को दो एड्रेस आए, ये वाला और ये वाला, ठीक है, हमारे को दो मिले हैं, ये वाला और ये वाला। अब ये वाला जो है ये रॉप बाइनरी के अंदर से है, और ये वाला जो है वो libc फाइल से, मैंने बताया था जो शेयर्ड फाइल हम जिससे कोड लेते हैं। तो हमारे को ये वाला चाहिए, इस बाइनरी के अंदर का कोड, ये एड्रेस मेरे बिल्कुल काम का, यही मेरे को चाहिए था, है ना। तो अब हमारे को दोनों एड्रेस मिल गए, एक पॉप RDI का भी मिल गया और बिन एसएच का भी मिल गया। तो अब हम इन दोनों का यूज कर लेंगे। तो मैं यहाँ लिख दूंगा ताकि मेरे को याद रहे, pop_RDI इक्वल्स टू इसका ये एड्रेस है, ठीक है, और यहाँ बिन एसएच का भी लिख देंगे, bin_sh का ये एड्रेस है, ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। बिन एसएच का भी एड्रेस मिल गया, पॉप RDI। अब सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, हम सबसे पहले जाएंगे पॉप RDI के अंदर, ठीक है, पॉप RDI वाला एड्रेस यहाँ दे देते हैं। पॉप RDI क्या काम करेगा, जो भी नेक्स्ट चीज स्टैक के अंदर होगी, ठीक है, जो भी नेक्स्ट चीज स्टैक के अंदर होगी वो उठा के सीधा RDI रजिस्टर के अंदर डाल देगा। तो नेक्स्ट चीज, इसके बाद नेक्स्ट स्टैक में हमें क्या रखना चाहिए, सोचो जल्दी से, पैक करेंगे यहाँ पे हम बिन एसएच का एड्रेस। तो क्या होगा, ये पॉप RDI जैसे ही पढ़ेगा इंस्ट्रक्शन, तो वो नेक्स्ट चीज जो भी लिखी होगी स्टैक के अंदर उसको उठा के RDI के अंदर डाल देगा। तो बिन एसएच का जो एड्रेस है वो RDI रजिस्टर के अंदर चला जाएगा। इतना काम हो गया। अब RDI हमारा सेट है, बस लास्ट काम हमारे को क्या काम करना है, सिस्टम फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। तो अब मेरे को सिस्टम फंक्शन का एड्रेस निकालना है, तो हमारा काम हो जाएगा सिस्टम। अब मैंने बताया था इसके लिए आपको ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, पॉन्टूल्स ऑटोमेटिकली ये सब काम कर सकता है। तो पॉन्टूल्स को मैं बोल देता हूँ कि मेरे लिए ये काम करो। तो मैं लिखूंगा elf.symbols के अंदर, elf के अंदर जो सिंबल्स हैं उसके अंदर एक सिस्टम नाम का फंक्शन है, मुझे उसका एड्रेस निकाल के दो, ये ऑटोमेटिकली कर देगा। अब मैं अगर सच बताऊं तो ये सारा काम भी मैं पॉन्टूल्स की मदद से कर सकता हूं, लेकिन मैं अभी आप लोगों को बिल्कुल पॉन्टूल्स पे डिपेंडेंट नहीं कर रहा हूं। पॉन्टूल्स एक्चुअली ये सारा काम ऑटोमेटिक कर सकता है, जितना मैं यहाँ बता रहा हूँ ये करने की जरूरत नहीं है। एक लाइन का कोड पॉन्टूल्स का, ये ऑटोमेटिकली इस पूरी बाइनरी को एक्सप्लॉइट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अभी हम एक्सप्लॉइटेशन खुद से सीखना चाहते हैं, वो बहुत बढ़िया चीज होती है पॉन्टूल्स की, और वो अच्छे लेवल का कोड होता है, बहुत मजा आता है उसको लिखने में, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, उसका पॉन्टूल्स तो आप जिंदगी भर लिखते रहना। एक बार ये समझ आ जाए कि पॉन्टूल्स बैकग्राउंड में काम कैसे कर रहा है, तो आप खुद से पॉन्टूल्स का कोड भी लिख सकते हो। तो अब हमारे को सिस्टम फंक्शन का एड्रेस इससे मिल जाएगा, तो उसको भी हम पैक करके लिख देंगे कि अब सीधा सिस्टम फंक्शन पे हमारे को ले जाओ, ठीक है। हो गया हमारा रॉप चेन डन। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, जैसे साइक्लिक 40 है, हम पॉप RDI का जो एड्रेस है उसको हम रिटर्न एड्रेस के अंदर लिख देंगे, तो ये सब चले जाएगा पॉप RDI के अंदर। उससे क्या होगा, RDI की जो वैल्यू है वो बिन एसएच पे सेट हो जाएगी इस पे। जैसे ही अब RDI सेट हो गया, उसके बाद हम कॉल कर रहे हैं किसको, सिस्टम फंक्शन को। तो उससे क्या होगा, सिस्टम फंक्शन कॉल होगा, वो RDI की वैल्यू चेक करेगा, बिन एसएच स्ट्रिंग होगी, एंड बूम हमारे को शेल मिल जाएगा। रन करके देखें इसे, python3 exploit.py, एंटर मारते हैं, एंड हमारे को शायद मिला था, पता नहीं रुका, और उसके बाद हमारे को एरर आ गया है, गॉट EOF while reading in interactive। अब ये एरर सबको आएगा जितने हैं, और इसमें हमारी कोई गलती नहीं, इसमें गलती है जिन्होंने सिस्टम फंक्शन का कोड लिखा है, ठीक है, ये उनकी गलती है, हमारी कोई गलती नहीं। तो उसको करेक्ट करने के लिए हमारे को कुछ चीजें करनी पड़ती है। ये गलती उन लोगों की है जिन्होंने सिस्टम फंक्शन लिखा है, तो अपनी गलती मत समझना। तो हमारे को क्या काम करना पड़ता है, जो सिस्टम फंक्शन है ना, उससे पहले हमारे को एक रिटर्न एड्रेस डालना पड़ता है कि भाई सबसे पहले एक ब्लैंक रिटर्न एड्रेस पे कूदो, वहां से सिस्टम पे जाओ, डायरेक्ट सिस्टम पे मत कूदो। ये स्टैक मिस अलाइनमेंट की वजह से होता है, ठीक है। स्टैक जो होता है थोड़ा ऊपर नीचे खिसक जाता है, उसको सही करने के लिए हम ये टेक्निक यूज करते हैं नॉर्मली। तो उसके लिए आपको अब एक रॉप गैजेट ढूंढना है जो खाली एक रिटर्न इंस्ट्रक्शन हो, खाली एक रिटर्न इंस्ट्रक्शन आपको ढूंढना है। तो उसके लिए मैं रॉप गैजेट का यूज करने वाला हूँ, रॉप गैजेट डैश डैश बाइनरी, और यहाँ पे हम दे देते हैं रॉप बाइनरी, एंटर मारते हैं। अब ये आपको दिख जाएगा, खाली रिटर्न एक चाहिए मुझे, खाली आप ये डाल दोगे बीच में, तो आपका ये एक्सप्लॉइट काम कर जाएगा,
ठीक है, ये कॉपी कर लिया इसका एड्रेस। अब मैं करूंगा vim exploit.py, उसके बाद यहाँ पे हम देते हैं रॉप इक्वल्स टू, ये एड्रेस है इसका पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे जाके हम जो सिस्टम से पहले हमारे को ये बीच में एक गैजेट डालना पड़ेगा रेट वाला ब्लैंक, तो पैक लिख के यहाँ पे हम डाल देते हैं एक रेट खाली। अब आपका ये काम कर जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मली वैसे काम करना चाहिए जो हमने पिछला लिखा था, लेकिन ये आपको डालना पड़ता है, सिस्टम फंक्शन में कुछ दिक्कत है जिससे स्टैक को मिसअलाइन कर देता है पूरे, ठीक है। तो उससे पहले आपको एक खाली एक रिटर्न इंस्ट्रक्शन डालना पड़ता है, या इसे हम गैजेट्स कहते हैं। ये गैजेट्स है, देखो सबसे पहला गैजेट हमने ये यूज करा, फिर अगला गैजेट ये यूज करा। ये तो बिन एसएस का एड्रेस है, इसको गैजेट मत गिनना, मतलब छोटे छोटे कोड जो हम यूज करें। सबसे पहले हमने एक कोड यूज करा पॉप RDI रेट, असेंबली के छोटे छोटे कोड है। फिर असेंबली का एक इंस्ट्रक्शन होता है रेट, हमने उसका यूज करा। फिर हमने अगला एक गैजेट यूज करा, ये वाला सिस्टम फंक्शन के एड्रेस को कॉल करो। तो ये गैजेट छोटे छोटे 3 गैजेट यूज करे जिससे हमारे को शेल मिल जाए। तो ना हमारे को कोई पर्टिकुलर विन फंक्शन की जरूरत पड़ी, ना हमारे को कोई शेल कोड की जरूरत पड़ी, हमने छोटे छोटे टुकड़े जोड़ के अपना एक्सप्लॉइट तैयार कर दिया। अब इसको रन करते हैं python 3 exploit.py, एंटर मारते हैं, एंड हमारे को एरर आ गया, मैंने कुछ गलती करी है, उसको हम सही कर देते हैं। यहाँ पे मैंने इसको एक्चुअली रेट लिखना था, तो इसको सही कर देते हैं। अब रन करते हैं अपने एक्सप्लॉइट को, एंड वी गॉट द शेल ID एंड वी आर रूट। तो ये थी रॉप टेक्निक, और स्टैक ओवरफ्लो में रॉप टेक्निक सबसे मेन चीज है, ठीक है। मतलब जितने एडवांस आप टेक्निक आप पढ़ते जाओगे, जितनी भी पढ़ोगे, सब में रॉप ही रॉप है। रॉप बस रॉप के तरीके अलग है कि इस बार रॉप में ये करना है, इस बार रॉप में ये करना है। जितनी एडवांस आप टेक्निक पढ़ते जाओगे वो सब रॉप होगा। मतलब छोटे छोटे टुकड़े जोड़ के एक्सप्लॉइट बनाते हैं हम लोग, बस इतना काम करते हैं। तो हर एडवांस टेक्निक रॉप के बेस पे ही होती है, ठीक है। तो रॉप अगर समझ नहीं आया तो दोबारा देख लेना, बहुत बढ़िया चीज है। सो आई होप सो आपको रिटर्न ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझ आई हो, अच्छी लगी हो। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।